नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे अपराध की दुनिया की ऐसी कहानियां जिनमें लालच, साजिश और कानून को चुनौती देने की खौफनाक तस्वीर एक साथ नजर आती है। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की उस सनसनीखेज कहानी की जहां एक क्लिनिक में काम करने वाला आम सा शख्स अचानक बन गया लोन वुल्फ। इसके बाद खुलासा करेंगे पुष्पा स्टाइल सागौन तस्करी का, जहां नदी किनारे, तालाब और घर के नीचे तक लाखों की लकड़ी दफन कर अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। और तीसरा बड़ा खुलासा पटना से नेपाल तक फैले नशे के नेटवर्क का, जहां बैन दवाओं की तस्करी में 6300 इंजेक्शन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भोपाल के क्लिनिक में काम करने वाले उस शख्स की जो देखते ही देखते लोन वुल्फ बन गया। आखिर उसे इस रास्ते पर किसने और कैसे धकेला, यह खास रिपोर्ट देखिए। शहर भोपाल, वहां के क्लिनिक में काम करने वाला एक आम इंसान दिन भर मरीजों की आवाजाही, दवाइयों और इलाज से जुड़े कामों के बीच अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला एक आम चेहरा। उसे देखने वाला शायद ही कभी ये अंदाजा लगा सकता था कि आने वाले दिनों में उसका नाम देश भर में चर्चा का कारण बन जाएगा। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा बदलाव उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जहां से लौटना आसान नहीं था। बता दें, मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से एक ऐसे कट्टरपंथी मॉड्यूल का खुलासा किया है जिसके तार पाकिस्तान, देवबंद, डार्क एप्स, जिहादी लिटरेचर, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और अफगानिस्तान तक बताए जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहता हूं। पुराने भोपाल के काजी कैंप इलाके से गिरफ्तार 35 साल के मोहम्मद फराज को एजेंसी एक ऐसे इंटरेस्टेड नेटवर्क की अहम कड़ी मान रही है जिसे लोन वुल्फ हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था, और इस ग्रुप का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था। निर्देश साफ थे, हथियार खरीदो, तैयार रहो और जरूरत पड़ने पर विदेश जाने के लिए भी तैयार रहो। जांच एजेंसियों को शक है कि इस नेटवर्क से जुड़े युवाओं को मिलिशिया ट्रेनिंग के बाद दुनिया के दूसरे देशों में भी जिहाद के नाम पर लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी थी। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी हैंडलर ने फराज और इस ग्रुप से जुड़े दूसरे युवाओं को प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के मिशन 2047 एजेंडे की तरफ भी धकेलने की कोशिश की। आरोप है कि फराज से शपथ दिलाई गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को न मानते हुए हथियारबंद संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा गया। मैं क्लिनिक पे 4-5 साल से काम करता था और बाकी उसका व्यवहार ठीक था। क्लिनिक पे 2 घंटे सुबह आता था, 2 घंटे शाम। अगर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मुझे ज़रा सा भी खबर होती तो मैं फौरन पुलिस को सूचना देता इसकी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा उसके बारे में कभी। वो मेरे क्लिनिक पे हेल्पर था, हेल्पिंग के तौर पर उसको रख रखा था मैंने, सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इस तरीके की गतिविधि में था तो वो चला गया, क्योंकि मुझे भी बड़ा बुरा लगा सुन के, बड़ा आघात पहुँचा इससे
कि कोई भी देश के लिए इस तरह की गतिविधियों के अंदर शामिल हो रहा है, राष्ट्र के लिए खतरा बन रहा है, ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले जो है वो देश है, वो अपना राष्ट्र है। और ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। वहीं जांच के दौरान एटीएस ने आरोपी के मोबाइल फोन से पाकिस्तान से भेजी गई जिहादी दस्तावेजी पीडीएफ फाइलें बरामद करने का दावा किया है। एजेंसी अब उसके डिजिटल डेटा, चैट, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन संपर्कों और संदिग्ध ग्रुप्स की परतें खोल रही हैं। बता दें, फराज भोपाल में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करता था। बाहर से जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसके मोबाइल पर और ऑनलाइन ऐप्स में एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले जिनके आधार पर उसकी जांच की गई, जिसमें फराज सिर्फ डिजिटल कट्टरपंथी सामग्री तक सीमित नहीं था, वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ले रहा था। एजेंसियों को शक है कि फराज कुछ डार्क ऐप्स के जरिए संदिग्ध ग्रुप से जुड़ा हुआ था। वहीं इसमें हैरानी की बात तो ये रही कि उसकी बाहरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। वो लोगों से मिलता था, काम पर जाता था, नॉर्मल जिंदगी जीता था, लेकिन उसके अंदर चल रहा बदलाव किसी को दिखाई नहीं दिया। जांच की परतें खुली तो सामने आया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की कहानी है जिसके जरिए कट्टर सोच धीरे धीरे किसी के दिमाग में जगह बनाती है। पहले जिज्ञासा पैदा होती है, फिर रुचि बढ़ती है, उसके बाद इंसान खुद को उसी विचारधारा के दायरे में सीमित करने लगता है। धीरे धीरे वो उन लोगों और जानकारियों से दूरी बनाने लगता है जो उसकी सोच को चुनौती दे सकती है। यही वो दौर होता है जब एक सामान्य इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में कैद होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भोपाल के फराज की कहानी ने यह साफ कर दिया है कि कैसे दूर सीमा पार बैठे हैंडलर किसी इंसान की सोच और उसकी जिंदगी की दिशा बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक फराज अपने हैंडलरों के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार था। अफगानिस्तान भेजने की तैयारी से लेकर हथियार खरीदने और हर वक्त तैयार रहने जैसे निर्देशों तक। जांच में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए। फिलहाल एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है, लेकिन अब बात एक ऐसे खेल की है जहां साजिश का तरीका अलग है, किरदार अलग है और मुनाफे का लालच भी बड़ा है। नदी का किनारा, तालाब का किनारा और घर का आंगन, जहां नजरें सिर्फ मिट्टी देख रही हैं, वहां जमीन के नीचे लाखों रुपए की सागौन छिपाकर रखी गई थी। तस्करी का ऐसा तरीका जिसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया, जहां बिल्कुल फिल्म पुष्पा की तर्ज पर चल रहा था लकड़ी की तस्करी का खेल। आखिर कैसे जमीन के नीचे छिपाया गया जंगल का खजाना और कैसे बेनकाब हुआ तस्करों का यह पूरा नेटवर्क, यह रिपोर्ट देखिए। फिल्म पुष्पा में आपने देखा होगा कि कैसे लाल चंदन की तस्करी के लिए जंगल से लेकर ठिकानों तक एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जाता है। कैसे लकड़ी को छिपाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं और कैसे कानून से बचने के लिए हर कदम पर एक नई चाल चली जाती है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानी पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकत में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से सामने आई है। बता दें, गरियाबंद के कुछ इलाकों में सागौन की लकड़ी की तस्करी का ऐसा तरीका सामने आया जिसने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी चौंका दिया।
यहां तस्करों ने सागौन यानी टीक वुड की लकड़ी को छिपाने के लिए बिल्कुल फिल्मी अंदाज अपनाया। कहीं सागौन को तालाब के अंदर डुबो कर रखा गया, तो कहीं नदी किनारे जमीन के नीचे गहरे गड्ढे बनाकर दबा दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर घरों के पीछे खाली पड़े हिस्सों को ही अवैध गोदाम में बदल दिया गया, जहां ऊपर से देखने पर कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आता था। ये पूरा खेल इतना प्लान्ड था कि पहली नजर में पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन था। जहां ऊपर से सब कुछ नॉर्मल, तालाब शांत, नदी का किनारा प्राकृतिक और घरों के पीछे खाली जमीन, लेकिन असल में इसी सामान्य दिखावे के नीचे छिपा था सागौन का बड़ा स्टॉक, जिसे धीरे धीरे बाहर निकालकर सप्लाई करने की तैयारी थी। लेकिन इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब वन विभाग को खबर मिली कि गांव में बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी छिपा कर रखी गई है। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की ज्वाइंट टीम गांव पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। धीरे धीरे परतें खुलने लगी, जिसमें पहले तालाब की जांच की गई, फिर नदी किनारे खुदाई हुई और आखिर में घरों के पीछे के हिस्से की तलाशी ली गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे जमीन के नीचे छिपी सागौन की लकड़ी सामने आती गई। खुदाई के दौरान कई जगहों पर लकड़ी को प्लास्टिक और दूसरी सुरक्षा परतों में लपेट कर दबाया गया था, ताकि नमी और समय का असर कम हो सके। कुछ जगहों पर लकड़ी को इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके और आगे भेजा जा सके। ये कोई सामान्य तस्करी नहीं थी, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें कई लोग शामिल थे। लकड़ी की कटाई से लेकर उसे छिपाने और फिर आगे सप्लाई तक की पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। बता दें, सागौन यानी टीक वुड देश की सबसे कीमती लकड़ियों में गिनी जाती है। फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां और कई महंगे निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है और ज्यादा कीमत की वजह से ही सागौन की अवैध कटाई और तस्करी के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं। वन क्षेत्रों से सागौन की लकड़ी काटकर उसे अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय रहा है। गरियाबंद की यह घटना सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। प्रकृति की संपदा पर नजर रखने वाले अब नए और खतरनाक तरीके अपना रहे हैं और यही वजह है कि ऐसे मामलों को पकड़ना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के वन विभाग की टीमें पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये सागौन कहां से काटा गया था और आगे इसे कहां भेजा जाना है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पुष्पा स्टाइल तस्करी के और भी राज सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। नदी का किनारा, तालाब और घर का आंगन, बाहर से सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जमीन के नीचे चल रहा था एक बड़ा खेल। लाखों की टीक वुड को इस तरह दबाकर छिपाया गया था कि ऊपर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पुष्पा स्टाइल में चल रही इस तस्करी ने एक बार फिर दिखा दिया कि अपराध अब जमीन के नीचे तक पहुंच चुका है।
और अब आपको बताते हैं एक और बड़े खुलासे के बारे में, जहां सीमाओं के पार एक और खतरनाक खेल चल रहा था। पटना से नेपाल तक फैला हुआ नशीली दवाओं की तस्करी का नेटवर्क, जहां 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से करीब 6300 बैंड इंजेक्शन बरामद किए गए। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे रैकेट पर चोट है जो इलाज के नाम पर जहर का कारोबार चला रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। शहर पटना, वहां की भीड़, सड़कों की हलचल और आम जिंदगी की रफ्तार के बीच एक ऐसा नेटवर्क चुपचाप एक्टिव था जो कानून की नजरों से बचकर एक खतरनाक कारोबार चला रहा था। लेकिन जब जांच एजेंसियों की नजर इस रैकेट पर पड़ी तो पूरा सच सामने आ गया। पटना से नेपाल तक फैला बैंड नशीली दवाओं का तस्करी नेटवर्क, जिसमें इलाज के नाम पर जहर का खेल चल रहा था। यह मामला तब सामने आया जब पुलिस और ड्रग कंट्रोल की टीम ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से करीब 6300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए। यह सिर्फ एक बरामदगी नहीं थी, बल्कि उस पूरे काले नेटवर्क का खुलासा था जो लंबे समय से सीमा पार नशे का कारोबार चला रहा था। जांच में सामने आया कि ये इंजेक्शन आम मेडिकल इस्तेमाल के नाम पर नहीं, बल्कि इलीगल तरीके से नेपाल तक सप्लाई किए जा रहे थे। पटना को एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से ये खेप आगे सीमावर्ती इलाकों के जरिए नेपाल भेजी जाती थी। इस पूरे नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ऊपर से देखने पर यह नॉर्मल दवा सप्लाई जैसा लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये नशे का बड़ा कारोबार बन चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक इस रैकेट में शामिल लोग लंबे समय से सक्रिय थे और उन्होंने सप्लाई चेन को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा था। एक आदमी माल जुटाता था, दूसरा उसे छिपा कर रखता था और तीसरा उसे सीमा पार पहुंचाने का काम करता था। इस तरह पूरा सिस्टम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था ताकि किसी एक कड़ी के पकड़ में आने से पूरा नेटवर्क एक्सपोज न हो। बरामद किए गए 6300 इंजेक्शन इस बात का इशारा है कि ये कोई छोटा कारोबार नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित रैकेट था। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि इन दवाओं का इस्तेमाल अवैध नशे के तौर पर किया जा रहा था, जिससे युवाओं और स्थानीय स्तर पर नशे की समस्या को बढ़ावा मिल रहा था। वहीं नेपाल बॉर्डर इस नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण कड़ी था। पटना को एक बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां से माल इकट्ठा किया जाता था और फिर छोटे छोटे बैच में सीमा पार भेजा जाता था। बॉर्डर के पास स्थानीय संपर्कों की मदद से ये सप्लाई आगे बढ़ती थी। जांच में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में कई और लोग शामिल हो सकते थे, जिनकी पहचान अभी की जा रही है।
6,300 इंजेक्शन की बरामदगी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि नशे का ये कारोबार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। अगर ये खेप समय रहते नहीं पकड़ी जाती तो ये बड़ी संख्या में युवाओं और सीमावर्ती इलाकों में नशे की समस्या को और गंभीर बना सकती थी। यही वजह है कि इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। बता दें, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र निवासी आजाद अंसारी, चूमन राय और रक्सौल थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सलीम और सोनू कुमार उर्फ राहुल के रूप में हुई है। वहीं गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश भी की जा रही है। पटना से नेपाल तक फैला ये नेटवर्क सिर्फ एक तस्करी का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है, जहां दवाओं की आड़ में नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे रैकेट की और भी परतें खुलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पटना से नेपाल तक फैला बैंड नशीली दवाओं का तस्करी नेटवर्क, जहां 4 तस्करों से हजारों इंजेक्शन बरामद हुए। इलाज के नाम पर जहर का यह खेल सिस्टम को चकमा देकर सीमा पार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच जमीन के नीचे छिपी लाखों की सागौन की कहानी, नदी का किनारा, तालाब और घर, जहां ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन अंदर पुष्पा स्टाइल में चल रही थी लकड़ी की तस्करी। और वहीं भोपाल के एक क्लिनिक में काम करने वाले शख्स को लेकर जांच एजेंसियों के दावे, जहां उसे लोन वुल्फ बनाया गया, हैंडलरों के संपर्क, शपथ और निर्देशों तक की बात सामने आई। ये तीनों मामले अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक ही है। छिपा हुआ नेटवर्क, बदलते तरीके और लगातार बढ़ता खतरा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर में ये परतें और कितनी गहरी हैं और इन्हें रोकने की जंग कितनी लंबी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके सामने सच की हर परत। आज की खास पेशकश गुनहगार में इतना ही। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।